हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत, पहला इसका स्रोत है संधियाँ। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण और औपचारिक स्रोत है। इसमें राज्यों के बीच लिखित समझौते और संधियां शामिल होती है जो एक विशिष्ट विषय पर बाध्यकारी नियमों को स्थापित करती हैं। ठीक है, आपने समझ लिया इसमें कि जो संधियां होती हैं उसमें समझौते होते हैं। किसी भी टॉपिक को लेके जो भी हमें कार्य करने हैं देशों को मिलकर, उनके बीच में जब आपसी सहमति के साथ में कौन से काम के लिए सहमति हुई है, कौन से काम के लिए नहीं हुई है, जो संधियां होती हैं ये लिखित रूप में होती है जिसमें कुछ नियम लिखे होते हैं और उन्हीं पर आधारित होते हैं आगे के प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज। ऐसे नियम जो राज्यों के आचरण से समय के साथ में स्थापित हो जाते हैं। इसमें राज्यों के कार्यों से एक समान और निरंतरता होनी चाहिए। इसी कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाना चाहिए। अब हमारे जैसे इंडिया में भी बहुत सारे जो कानून है वो जो पुराने प्राचीन समय की प्रथाएं थी उसके ऊपर आधारित थे। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज भी होते हैं जिनके ऊपर कुछ नियम और कानून बनते हैं और वो आगे जाकर लॉ को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड है कानून के सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। सभी राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 38(1) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तीसरे महत्वपूर्ण स्रोत के अंतर्गत राष्ट्रीय कानून के लिए तीसरे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में परिभाषित किया गया है। ये वह कानून मानदंड है जो अधिकांश देशों में विद्यमान है, जिसके परिणाम स्वरूप न्याय का सरल रखरखाव संभव होता है। पुनः न्यायता और प्रयोजन क्षमता, विनिर्णय और विवंदन, नगरपालिका विधि प्रणालियों में समान विधि के रूप में कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। हर एक जो सिद्धांत होता है वो किसी न किसी रूप में जो देश के निर्माण है उसमें सहयोग करता है। जैसे विवंदन है स्टॉपल, ठीक है, विनिर्माण, समता, प्रयोजन और पुनः न्यायता, ये सभी कुछ न कुछ सिद्धांत हैं जिससे कि देशों के बीच में आपसी समझ को स्थापित करता है, उनको कार्य के निर्माण में, उसको प्रोत्साहन देने में, उसको प्रगति तक ले जाने में सहयोग देता है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हम न्याय निर्णय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुडिशियल डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। न्यायिक निर्णय के साथ साथ न्यायिक कार्य भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अप्रत्यक्ष स्रोत है। जैसे पहले की पूर्व न्याय, पहले जो कोर्ट न्याय करते हैं उनके बेस पर ही आगे के जो वो होते हैं लॉ, उनको माना जाता है। इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय कानून के साक्ष्य के अपवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 59 में वर्णित है। न्यायालय के निर्णय का बाध्यकारी बल पक्षों के बीच और उस विशेष मामलों के संबंध में भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कानून निर्णय की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब पहले अगर मान लो आज कोई एक केस आया है, ठीक है, उसी जैसा वैसा ही केस पहले अगर पूर्व में न्यायालय में सुना जा चुका है, उसका निर्णय दे चुका है, तो उसी के आधार पर आज भी जो केस आया है उसका निर्णय दिया जा सकता है। इसीलिए ये जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं ये पूर्वकालीन निर्णय के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट केसेस हैं कुछ। तो निकारागुआ बनाम यूएसए, इस मामले में ये कहा गया था कि यूएसए ने निकारागुआ के बंदरगाहों पर खनन यानी खनिज करके और सैंडिनेस्टाट के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट का समर्थन करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। ठीक, सेकंड है अलबामा दावा मध्यस्थता। इसमें एक जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था बीच में उसमें इंटरप्ट करके इस मामले में मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कानून को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का एक शांतिपूर्ण तरीका सामने आया था। क्योंकि कई हर चीज़ का जो वो समाधान होता है वो युद्ध से नहीं होता है। युद्ध बहुत भीषण परिस्थिति पैदा करता है जिससे उबरने में देशों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें धन की हानि होती है, मानव हानि होती है, बहुत सारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता है। तो इसीलिए बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन्हें अगर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान उनका कर लिया जाता है तो देशों को आपसी सहयोग मिलता है
और वो प्रगति कर सकते हैं, आगे के लिए नई नई योजनाएं बना सकते हैं, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मध्यस्थता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया जाता है इसमें। जो मध्यस्थता आयोग है वो ब्रिटेन के अलबामा दावों के लिए अमेरिका को $15.5 मिलियन के का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था इस मामले में। तो इसका निष्कर्ष देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निर्णय का कार्यान्वयन विवाद में शामिल पक्षों को ईमानदारी पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी भी कोर्ट में जो केसेस जाते हैं उसमें दोनों पक्षों को अपने अपनी तरीके से ईमानदार होना जरूरी होता है, क्योंकि बेईमानी से किसी भी चीज़ का समाधान उस वक्त निकल जाएगा लेकिन आगे जाके उसके भीषण ही परिणाम निकलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास में अपने निर्णयों को लागू करने का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप न्यायिक निर्णयों को लागू करने में असमर्थता होती है और ऐसे प्राधिकार के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे में मध्यस्थता की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है, जहां सभी पक्ष अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार हों। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारा एक सब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन का, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये एक ऐसी कोर्ट होती है जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से जाते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करना चाहते, वो अपने मामले का जो निपटारा होता है वो समझौते के बेस पे करना चाहते हैं कि अगर किसी का नुकसान हुआ है और किसी को देना है, उन दोनों के बीच में कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है इस तरीके से कि दोनों पक्ष खुश हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा लॉस दोनों को होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष को लॉस होगा, दोनों को लॉस होगा, दोनों को ही प्रॉफिट होगा, बस उनका जो कोर्ट में जाने वाला टाइम पैसा वो बच जाता है। तो ये मध्यस्थता बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है मामलों के बीच में, जिससे कि कोर्ट के ऊपर जो बर्डन होता है वो भी कम होता है। तो यहाँ हमारा ये सोर्स ऑफ अंतर्राष्ट्रीय कानून का सोर्स जो है स्रोत वो यहाँ ख़त्म होते हैं। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक मैं भी करती हूँ एज अ ह्यूमन बींग, तो उसके लिए सॉरी, बट आई होप मैं इसमें आपकी मदद कर रही हूँ आपके पढ़ाने में। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी जो लॉ फैमिली है वो बढ़ती जाए और एक दूसरे का सहयोग करके हमारे में से ही कोई एक बहुत अच्छा वकील बन के निकले। ये मेरी दिल से कामना है। तो चलिए, राधे राधे। थैंक यू सो मच।